नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिमाचल अभी अभी में। मैं दिव्या चौहान आपके सामने हाजिर हूं एक काम की खबर के साथ। आज जब निवेश के ढेर सारे विकल्प मौजूद हैं, तो अधिकतर निवेशकों को ये उलझन रहती है कि किस विकल्प में निवेश किया जाए। अधिकतर कर्मियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ सबसे अधिक प्रचलित निवेश विकल्प हैं। इन दोनों विकल्पों में निवेश से दोहरा फायदा मिलता है। टैक्स बचत के साथ इनसे निवेशकों को अच्छा रिटर्न भी प्राप्त होता है। हालांकि दोनों में कौन सा विकल्प बेहतर है, ये एम्प्लॉय की रिस्क लेने की क्षमता, सिक्योरिटी लॉक इन, लिक्विडिटी और मैच्योरिटी इत्यादि फैक्टर्स पर भी निर्भर करती है। एनपीएस और ईपीएफ में बेहतर विकल्प चुनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनके आधार पर आप फैसला ले सकते हैं कि किस में निवेश बेहतर होगा। सबसे पहले आपको बताते हैं ईपीएफ में योगदान के बारे में। प्रोविडेंट फंड से जुड़ा कानून कई दशकों से है और 20 से अधिक कर्मियों वाली कंपनियों को इसे 15,000 से कम की बेसिक सैलरी मासिक वाले अपने एम्प्लॉय को ऑफर करना अनिवार्य है। हालांकि इससे अधिक की बेसिक सैलरी वाले कर्मी भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ईपीएफ में मिनिमम कंट्रीब्यूशन पीएफ सैलरी का 12% होता है, जो बेसिक सैलरी, डीए, फूड कंसेशन और कैश वैल्यू और रिटेनिंग अलाउंस का एग्रीगेट होता है। कर्मियों की इच्छा के मुताबिक अधिकतम कंट्रीब्यूशन 15,000 रुपए का 12% यानी 1,800 रुपए प्रति महीने तक सीमित किया जा सकता है। हालांकि कर्मी चाहे तो अपनी 100% बेसिक सैलरी को भी ईपीएफ में वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। एनपीएस में योगदान के बारे में बात करें तो ईपीएस के विपरीत एनपीएस पिछले दशक में शुरू किया गया था और भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ये पेंशन कम इन्वेस्टमेंट है। भारतीय नागरिक और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स इसमें निवेश कर सकते हैं। एनपीएस एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन स्कीम है, जिसमें टायर 1 में 500 रुपए और टायर 2 में न्यूनतम 1,000 रुपए का मिनिमम कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है। कोई भी इंडिविजुअल अपने एम्प्लॉयर के जरिए या स्वतंत्र रूप से एनपीएस से जुड़ सकता है। इसमें पैसे को निवेशक अपने रिस्क लेने की क्षमता के मुताबिक इक्विडिटी, कॉर्पोरेट डेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में निवेश के लिए विकल्प का चयन कर सकते हैं। एनपीएस टायर 1 पर टैक्स देनदारी या डिडक्शन की बात करें तो रेगुलर टैक्स सिस्टम के तहत एम्प्लॉयर के जरिए 1.5 लाख रुपए तक का एनपीएस टायर 1 में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कुल आय से डिडक्ट हो सकता है। रेगुलर टैक्स सिस्टम के तहत एम्प्लॉय का 50,000 रुपए का अपना कंट्रीब्यूशन कुल आय में डिडक्ट हो सकता है। रेगुलर टैक्स सिस्टम के तहत एम्प्लॉयर का बेसिक सैलरी का 10% तक कंट्रीब्यूशन कुल आय से डिडक्ट हो सकता है। सरल टैक्स सिस्टम की बात करें तो सिर्फ एम्प्लॉयर द्वारा बेसिक सैलरी से 10% तक कंट्रीब्यूशन ही डिडक्ट होता है। एनपीएस सब्सक्राइबर्स के 60 वर्ष की उम्र का होने पर उन्हें कॉप से 60% रकम निकालने की मंजूरी मिलती है। शेष 40% रकम को एन्युटी के रूप में इंडिविजुअल को पे किया जाता है। इसके अलावा योजना का हिस्सा बनने के 10 साल बाद कॉप से 25% तक रकम निकालने की मंजूरी मिलती है। ईपीएफ पर टैक्स देनदारी या डिडक्शन के बारे में आपको बताते हैं। ईपीएफ में रेगुलर टैक्स सिस्टम के तहत कुल आय से 1.5 लाख रुपए तक का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन डिडक्ट हो सकता है। इसके अलावा बेसिक सैलरी के 12% तक के एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को अनुमति है। सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम के तहत ईपीएफ में कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। पोस्ट सेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर मिला ब्याज टैक्सेबल है। एम्प्लॉयर के यहाँ 5 साल से कम की लगातार जॉब ना होने की स्थिति में अगर ईपीएफ से कोई राशि निकाली जाती है तो उस पर टैक्स देना होता है। हालांकि अगर बीमारी, एम्प्लॉयर की कमजोर कारोबारी स्थिति या अन्य किसी परिस्थिति में एम्प्लॉय ने जॉब नहीं की है तो उसके नियंत्रण से बाहर था तो उसे टैक्स नहीं देना होगा। यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि अगर ईपीएफ, एनपीएस और सुपर एन्युएशन फंड में 7.5 लाख रुपए से अधिक का कंट्रीब्यूशन होता है तो एम्प्लॉय को टैक्स चुकाना होगा। आपको बता दें कि फाइनेंस बिल 2021 में प्रस्तावित किया गया है कि प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अगर 2.5 लाख रुपए से अधिक होता है तो उसे रिटर्न पर टैक्स चुकाना पड़ सकता है। इसका प्रभाव ऐसे लोगों पर पड़ेगा जिनकी आय अधिक है और अधिक बेसिक सैलरी के आधार पर कंट्रीब्यूशन करते हैं या वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन अधिक करते हैं। हालांकि आम लोगों पर इसका प्रभाव अधिक नहीं पड़ेगा और ऐसे में ईपीएफ अभी भी आकर्षक विकल्प बना हुआ है। गौर हो कि पीएफ के तहत मिलने वाले रिटर्न सरकार तय करती है।
केंद्र सरकार हर साल पीएफ के ब्याज दर का ऐलान करती है। इसके विपरीत एनपीएस पर मिलने वाले रिटर्न आपके चुने हुए विकल्पों के एनएवी पर निर्भर करती है, जो कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। इस प्रकार पीएफ में निवेश लगभग सुरक्षित रहता है और निश्चित रिटर्न मिलता है, जबकि एनपीएस में रिस्क अधिक होता है और रिटर्न भी अधिक मिलता है। इस प्रकार आम लोगों के लिए दोनों विकल्पों के अपने टैक्स एडवांटेज हैं और बेहतर रिटर्न है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। ऐसी ही जानकारियों के लिए हिमाचल अभी से जुड़े रहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। पिया तो रखे सारा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सारा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।